एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रिंस पांडे हाजिर हूँ 25 आउट ऑफ 25 मैथ्स की सीरीज का आज 5वां भाग लेके। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी देखिए, जिससे आपके जो 25 क्वेश्चंस वाले सीरीज का 25 4 लेक्चर कम, इसका मतलब है 25 गुणा 4 यानी 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आज इसका 5वां भाग है। आज भी हमने सभी चैप्टर को मिलाते हुए 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो 1 बाय 1 उनको देखेंगे और यूपी टेट वाले बच्चे भी इसको लगातार फॉलो करते रहे। 15 तारीख के बाद से 16 तारीख से हम लोग यूपी टेट को भी टारगेट करेंगे और लगातार 10 दिन उस पर भी काम करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस को वहां भी देख लेंगे, जिससे आपका भी 28 नवंबर को जब एग्जाम हो तो आपको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, लेकिन इसके पहले भी आप ये सीरीज भी लगातार फॉलो करते रहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे यूपी टेट के एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है? फटाफट से इसका जवाब देना है, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड। अगर आपको आयत में अगर ट्रिपलेट का नॉलेज है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का नॉलेज है, तो आप इस सवाल को ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। क्लियर है? अगर इसका नॉलेज नहीं है तब आप फार्मूले पे जाएंगे, तो फार्मूले पे जाएंगे तो टाइम आपको ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो ट्रिपलेट का नॉलेज होने चाहिए। आइए हम आपको थोड़ा सा ट्रिपलेट का नॉलेज देते हैं। ट्रिपलेट लगता कहाँ पे है? तो ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, तो वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण, और इसका ये जो है जिस पर टिका रहता है ये है आधार, और ये वाली भुजा आपकी लंब यानी परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात? अगर कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो वो पाइथागोरस नियम को फॉलो करेगा, और पाइथागोरस नियम क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये वाला जो थ्योरम होता है, जो भी फॉलो करेगा ट्रायंगल में, वो हमेशा कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर है? अब देखिए इसका विकर्ण दिया है 26। विकर्ण का मतलब सीधे सीधे कर्ण से है। कर्ण कितना है? 26। अब आपको ट्रिपलेट का नॉलेज होना चाहिए। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है, जैसे मैं लिख दूं कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 2, 3 और 5। क्लियर? 2, 3, 5 अगर लिख देते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमेशा किसकी होगी? कर्ण की। और अगर आप देखेंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है? ये बराबर है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर फॉलो कर रहा है, यानी ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्लियर है? ये कैसी भुजाएं हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसी तरह जो 26 वाले होते हैं, ये कुछ ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, जैसे 4 सॉरी 8 बन जाएगा, 6 बन जाएगा और 10 बन जाएगा। ये भी ट्रिपलेट फॉलो करता है। 8 अठाई 64, 6 छंग 36 और ये 10 का स्क्वायर यानी 100 के बराबर है। इसी तरह वो जो 26 वाला है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि 10, 24 और 26 ये ट्रिपलेट फॉलो करते हैं। 26 का स्क्वायर 676, 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों के सम के बराबर है। तो यानी जो 26 है ये कर्ण है। क्लियर है बात? अगर ये 26 है तो यानी ये 10 होगा और ये 24 होगा। क्लियर है? आप यहाँ 24 यहाँ तक 10 भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? तो ये 10 और ये 24 चलेगा। अब क्या कह रहा है? इसकी परिमिति बतानी है। तो आयत की परिमिति होती है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमने मान ली इसकी कितनी? देखिए इसको, जैसे आयत ये है, ये इसका एक डायगोनल है, तो ये वाले त्रिभुज की हमने बात की है। ये वाले त्रिभुज जो यहाँ पे बना हुआ है, अगर इसकी एक भुजा आपको 10 दी गई है तो मैंने बताया दूसरी भुजा कितनी निकल के आएगी? 24। तो परिमिति के लिए 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई चाहिए, यानी 10 प्लस 24, और 24 10 34, और 34 का डबल कितना हो जाएगा भाई? 68, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? तो आयत की परिमिति कितनी हो जाएगी? 68 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक,
सवाल को समझाने में हमको ज्यादा टाइम लगा क्योंकि समझाना था, अदरवाइज अगर आपको ट्रिपलेट का नॉलेज है तो ये सवाल ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में हो सकता है। जैसे ही आपको विकर्ण दिखेगा 26, विकर्ण का मतलब है कर्ण, कर्ण 26 तभी होगा जब इसकी अन्य दो हो जाए 10 और 24 होगी। क्लियर है? 10 और 24 होगी तो यानी लंबाई हो जाएगी 10 और चौड़ाई हो जाएगी 24, और परिमिति निकालने के लिए दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई चाहिए, और 24 10 34, और 34 का डबल कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? ट्रिपलेट का नॉलेज होना चाहिए। ये जो ट्रिपलेट मैंने लिखे ये सब बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्लियर है? आगे और भी ट्रिपलेट के सवाल होंगे तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं आगे क्या है। तो चलते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके एरिया में 75 सेंटीमीटर स्क्वायर का इंक्रीज हो जाता है। तो बोल रहा है आयत की लंबाई कितनी है। ठीक है, बेस्ट अप्रोच रहेगी इसकी बाई ऑप्शन से। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं मान लेता हूं इसकी लंबाई कितनी है 10, अगर लंबाई इसकी मान लेते हैं 20, तो चौड़ाई क्या है? चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई, चाहे ऐसे पढ़िए या लंबाई की आधी है चौड़ाई ऐसे बोलिए। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 10, क्योंकि इसी का डबल होगा 20। क्लियर है बात? अब देखिए क्या कह रहा है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी। अगर ये 20 है ये 10 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई? तो 20 गुणा 10 यानी 200 हो जाएगा। क्लियर? 200 हो जाएगा। अब कह रहा है कि लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी है तो 5 कम कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। चौड़ाई में 5 की वृद्धि तो ये कितना हो जाएगा भाई? 15 हो जाएगा। और 15 गुणा 15 होता है 225। क्या एरिया हमारा 25 ही बढ़ रहा है, जबकि बढ़ना कितना चाहिए? 75 होना चाहिए। यानी ये ऑप्शन तो गड़बड़ है। क्लियर है? ये ऑप्शन कट गया। अगर मैं 30 को पकड़ूं, अगर ये 30 है तो ये इसका आधा हो जाएगा 15। अगर मैं इसको 5 कम कर दूं, क्लियर है, 5 कम कर दूं तो ये हो जाएगा 25, और इसको 5 बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा 20। अब एरिया इसका कितना आएगा? 25 गुणा 2 20 यानी 500, और पहले कितना रहा होगा? 450। ये केवल 50 ही बढ़ रहा है जबकि बढ़ना चाहिए 75, तो यानी ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। सबसे इसी आसान यही है तरीका फटाफट चेक करने वाला। अगर 40 है तो इसकी लंबाई अगर 40 मान लेंगे तो चौड़ाई हो जाएगी 20, इसको 5 कम किया 35, इसको 5 बढ़ाया 25। अगर ये रहा होगा एरिया तो कितना आएगा? 800। अगर इसके हिसाब से देखें तो 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 दिया 75, 12 हो जाएगा 87। अगर आप ध्यान से देखें तो 800 से 875 हो जा रहा है एरिया, यानी 75 बढ़ रहा है। और 75 कब बढ़ रहा है? जब हमने लंबाई को 40 लिया, यानी इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर है? बेस्ट अप्रोच यही है इसकी। अगर आप इसको एक्स से लगाना शुरू करेंगे तो ये काफी टाइम आपका वेस्ट कर देगा। क्लियर है बात? देखिए, लंबाई चाहिए थी आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हमने ऑप्शन से चेक करनी शुरू की तो 40 जब पकड़ेंगे तो लंबाई अगर 40 है तो चौड़ाई इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई का डबल है ये, यानी लंबाई का आधा है तो ये 20। इसको हमने 5 कम किया तो ये हो गया 35, इसको हमने 5 बढ़ाया तो ये हो गया 25। 40 और 20 के सापेक्ष एरिया आएगा 800, जबकि 35 और 25 के सापेक्ष आ रहा है एरिया आपका 875। क्लियर है? तो 800 से 875 हो जाएगा तो एरिया आपका 75 बढ़ जाएगा। क्लियर है? और 75 ही बढ़ना चाहिए ऑप्शन में, तो 40 रखने पे ऑप्शन क्लियर है। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 40 यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है? चलिए अगला सवाल भी मेंसुरेशन से रिलेटेड है। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 7 सेंटीमीटर है तथा इसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्लियर है बात? समकोण त्रिभुज जैसे ही आएगा आपको तुरंत ट्रिपलेट याद आना चाहिए। समकोण त्रिभुज का बेस्ट अप्रोच है ट्रिपलेट। विकर्ण कितना है? 26। अभी मैंने बताया था कि ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। अगर ये कर्ण 26 है और किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड होती है उसकी। अगर ये 26 है तो मैंने अभी आपको एक ट्रिपलेट के बारे में जानकारी दी थी, 10 24 और 26। ये ट्रिपलेट को फॉलो करेगा तो अगर ये 26 है तो इसका मतलब ये 10 है और ये क्या है? 24 है। क्लियर है बात? ये 10 है और ये 24 है। चलिए अब देखिए इसका क्षेत्रफल बताना है। तो मैंने अपने पिछली वीडियोस में बताया कि जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस यानी आधार इंटू परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई या हाइट। क्लियर है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 हो गया, आधार आपका दिया है 10, ऊंचाई है 24। केवल हल करना है, 2 पंचे 10 और 24 पंचे हो जाएगा कितना भाई? 120, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है।
क्लियर है? अगर आपको ट्रिपलेट का नॉलेज है तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे और ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट का नॉलेज नहीं है तब आपको टाइम लगने वाला है, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम हॉल में पीछे ले जाएगा। क्लियर है? तो ट्रिपलेट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक, और फटाफट से सवाल हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगने वाला है। एरिया क्या होता है समकोण त्रिभुज का? हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हो गया 10, ऊंचाई हो गई 24, सॉल्व कर देंगे 120। क्लियर है बात? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है? चलिए फटाफट से पढ़ेंगे और फटाफट से जवाब देंगे। रेशियो का सवाल, ए और बी का रेशियो दिया है 5:6 और 6a + 5b अपॉन 2a - b का मान बताना है। क्लियर है? बहुत आसान सवाल है लेकिन हर बार रिपीट होता है इस टाइप का सवाल। इस बार भी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। जल्दी कैसे करेंगे? ये रेशियो भी दिया गया है आपको, कितना? 5:6। अनुपात का रूल होता है जो जिसके सामने वही उसकी वैल्यू, यानी ए का मान यहाँ से दिख रहा है 5 और बी का मान दिख रहा है 6। किसमें क्या निकालना है वही देख लीजिए, उसी में उठा कर रख देना है केवल। देखिए 6a है, a की वैल्यू है 5 तो 6 पंचे 30, b की वैल्यू कितनी है 6 और ये 5 है तो 5 छक्का 30। नीचे क्या करना है? 2a है, a की वैल्यू है 5 तो 2 पंचे 10 और b घटाना है, b की वैल्यू है 6। 30 में 30 जोड़ोगे 60, 10 में से 6 गया 4 और 4 से कटेगा 60 15 बार, तो रेशियो कितना निकल के आएगा? 15:1 यानी 15, और 15 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं देना इस सवाल को। रेशियो का रूल, जो जिसके सामने वही उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, जिसकी वैल्यू निकालनी होगी फटाफट से उसमें वैल्यू रख देना है और आपको रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है? आसान सवाल है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, रेशियो का ही सवाल है, तुरंत बनाएंगे। चलिए a बटा b बराबर 3/2 है। 2a + b अपॉन 2b - a का मान बताना है। क्लियर है? आसान सवाल है, ये भी फटाफट से करेंगे। a बटा b यानी a रेशियो b कितना दिया है? 3:2। अभी मैंने बताया आपको अनुपात में जो जिसके सामने वही उसकी वैल्यू, तो a का मान 3 और b का मान 2। वैल्यू किसकी बतानी है भाई? 2a + b बटा 2b - a। 2a का मतलब क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 3 तो 2 3 6 और इसमें b जोड़ना है मतलब 2 जोड़ देना है, तो 6 2 8। नीचे 2b - a, b की वैल्यू रखनी है 2 तो 2 दूना 4, a घटाना है यानी 3 घटेगा तो 4 में से 3 गया 1, वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई? 8, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल समय नहीं देना है इन तरह के सवालों को। क्लियर है बात? आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम में बनेगा जरूर। चल अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ये भी रेशियो का ही सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, सिक्के वाले सवाल। एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 9:14:12 के अनुपात में है। यदि पर्स में कुल धनराशि 1729 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। क्लियर है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 25 कॉइन्स? क्लियर है? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स बताने, जो कि 25 पैसे के होने चाहिए। क्लियर है? देखिए इसका बेस्ट अप्रोच क्या होता है, देखिए हमारे पास जो सिक्के हैं वो कैसे हैं, कुछ 1 रुपए के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं और कुछ 25 पैसे के। क्लियर है? इनका रेशियो दिया है 9, 14 और 12। अब देखिए हमको जो धनराशि दी गई है उसकी रियल वैल्यू दी गई है, 1729 रुपए एक रियल वैल्यू है। तो इसको अगर रियल वैल्यू में लेना है तो आपको कॉइन्स का जो रेशियो है इसको आपको नंबर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो x का सहारा लेना पड़ेगा। 9x, ये 14x हो जाएगा और ये 12x हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, बदलते किस में है? जिसकी रियल वैल्यू दी जाती है। तो हमको सिक्के का तो रियल वैल्यू दिया नहीं था, सिक्के का तो रेशियो दिया था और इसका पूरा अमाउंट दिया था रियल वैल्यू में, तो हम इसको अमाउंट में चेंज करेंगे, कॉइन्स से आएंगे हम लोग रुपए में। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए की धनराशि दोनों सेम होता है। अगर हमारे पास 10 सिक्के 1-1 रुपए के हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 10 रुपए हैं। क्लियर है? तो यानी जितने सिक्के होंगे उतने ही रुपए होंगे। ठीक है? रुपए वाले केस में, 1 रुपए के केस में। इधर देखिए 50 पैसे वाले में क्या होता है, अगर मैं कह दूं आपसे कि हमारे पास या आपके पास 10 सिक्के हैं 50-50 पैसे के,
तो मैं पूछूं कितने रुपए होंगे तो आप कहेंगे 5 रुपए होंगे। क्लियर है? यानी 50 पैसे के सिक्के केस में जितना सिक्का होता है उसका आधा रुपया होता है। क्लियर है बात? 25 पैसे के केस में बटा 4 कर देते हैं। ठीक है, तो बटा 4 कर देंगे। कैसे? अगर मैं कह दूं आपके पास 8 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो कितने रुपए हुए? तो आप कहेंगे 2 रुपए हुए। ठीक है, तो 25 पैसे के केस में बटा 4 कर देते हैं रुपए में बदलने के लिए, 50 पैसे के केस में बटा 2 कर देते हैं रुपए में बदलने के लिए। क्लियर है? ये सब क्या आ गया? आप धनराशि आ गई, और धनराशि की वैल्यू दी गई है 1729। क्लियर है बात? इसकी वैल्यू निकाल देंगे फटाफट से इधर। ये है हमारा 9x, 14 का आधा हो जाएगा 7x, 12 का 1/4 यानी 3x, और यह है 1729। क्लियर है? इसको जोड़ लीजिए, 9 7 16, 16 3 19, 19 की वैल्यू दी गई है 1729, x भी है 19 9 171, 19 1 9 19, x की वैल्यू आ गई 91। कह रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 25 पैसे के हैं हमारे पास 12 सिक्के, है ना? तो कॉइन्स निकल जाएंगे 25 पैसे के, तो 12x का मतलब है 12 गुणा 91, 12 1 9 12 के 2 हासिल 1, 12 9 108, 108 में 9 जोड़ 1 जोड़ेंगे 109 हो जाएगा, 1092 आएगा, और 1092 आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है बात? यानी 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे भाई? 25 पैसे के 1092 सिक्के हो जाएंगे। क्लियर है? बेस्ट अप्रोच है इसका, जिसकी रियल वैल्यू दी जाएगी उसी में सबको आपको कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है? और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल भी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है, सवाल का लेवल अच्छा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे। चलिए एक बार फिर से रेशियो का सवाल। रेशियो से 2 सवाल आपको पक्का देखने को मिलेंगे, और आसानी होता है रेशियो, थोड़ी सी मेहनत और 2 नंबर आपका पक्का। चलिए, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, तो a + b + c/c का मान बताना है। क्लियर है? ऐसा लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, तो a + b + c/c का मान बता सकते। ठीक है, आप इसको बिना पेन चलाए ही बता सकते हैं। मुझे a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 दिया है, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा a b c का रेशियो। आप देखिए यहाँ पे एक हम लगा सकते हैं, तो 1/3 है, और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, ऑफलाइन क्लासेस में बताया कि बराबर की स्थिति में कैसा अनुपात होता है? विलोम अनुपात होता है। ठीक, तो अगर 1/3 है तो 1/3 का विलोम क्या होगा? तो आप कहेंगे 3। इसी तरह 1/4 का विलोम 4, और 1/7 का विलोम 7 हो जाएगा। क्लियर है? एबीसी का रेशियो आ गया। अब रेशियो में जो जिसके सामने वही उसकी वैल्यू, ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 7 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, वैल्यू किसकी बतानी है? a + b + c/c। ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 7, जोड़ लीजिए, 7 4 11 3 14, नीचे है सी का मान और सी है 7, केवल भाग दे देना है, और 7 दूना होता है 14, यानी इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है बात? इस सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बराबर की स्थिति में कैसा अनुपात होता है? विलोम अनुपात होता है। क्लियर है? काफी बार बता चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। सिंप्लीफिकेशन का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, फटाफट से जवाब देंगे। चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आप नन ऑफ दीज भी बना लीजिएगा। चलिए, सिंप्लीफिकेशन के सवालों में मैंने आपको बॉड मास बताया। ठीक, बॉड मास का एक बार जिक्र फिर से कर ले रहे हैं। बॉड मास, B फॉर ब्रैकेट, O का मतलब है का, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब है एडिशन, और S का मतलब है सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? यानी किसी भी सवाल में अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद ऑफ यानी का को हल करेंगे, उसके बाद भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, ब्रैकेट का मतलब है सबसे पहले ये हल होगा। क्लियर है? अब ब्रैकेट में भी कई सारे साइन है, तो ब्रैकेट के बाद किसका नंबर आता है? ऑफ का, यानी सबसे पहले ये वाला पार्ट हल होगा। क्लियर है बात? 6 ऑफ 1/2 जो लिखा हुआ है सबसे पहले यही हल होगा। क्लियर है बात? चलिए, अब देखिए 6 ऑफ 1/2 का मतलब क्या है? सीधे सीधे 6 गुणा 1/2, और 6 गुणा 1/2 का मतलब है कितना भाई? 3। क्लियर है बात? इतने पार्ट का मान आ गया 3। अब आगे 3 में से 7 घटेगा। अब देखिए ऑफ हल हो गया तो इसके बाद ये हल होगा, तो मैं इसको छोड़ करके पहले इसी को हल कर देता हूँ। चलिए, इतना पार्ट पहले हल कर लेंगे हम लोग, तो ये आएगा 3 +
5/3 माइनस 6 को 1/2 से भाग किया इधर तो आ गया 3 आपका -7। क्लियर है बात? इतनी बात आई। 6 ऑफ 1/2 का मतलब है 3, क्योंकि का मतलब क्या होता है भाई? गुणा। बाकी ऐसे मैंने उतार दिया 5/3, 5/3 मतलब 5/3। अब इसको हल कर देंगे हम लोग। 3 + 5/3 -3 -7 कितना हो जाएगा? -10। इसको एलसीएम लेके सीधे हल कर देंगे हम लोग। 3 3 3 9 5 और 3 10 30, 9 5 14, 14 में से 30 घटेगा तो आएगा -16/3। क्लियर है पार्ट? यानी ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -16/3। अब बच्चा ये वाला पार्ट, इसको हल कर लेंगे हम लोग। इसमें जो साइन दिख रहा है उसमें सबसे पहले गुणा होगा। क्लियर है? तो यहाँ लिख दे रहे हैं 13 + 13 सते हो जाएगा आपका 91। इधर देखिए -6 + 12, -6 + 12 मतलब 12 में से 6 गया 6। क्लियर है? और ये वाला माइनस है और ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व किया था उसका मान भी कितना आया था? -16/3। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का आ जाएगा 16/3। क्लियर है? इसको जोड़ लीजिए। 91 6 97, 97 10 107, 107 में 3 जोड़ेंगे 110, 110 में मुझे 16/3 जोड़ना है। इसका अगर मैं लासा ले लूंगा तो आ जाएगा 110 × 3 मतलब 330 + 16/3 और जोड़ दूंगा तो 346/3। यानी इसका जो आंसर आने वाला है 3 × 3 3 × 3 और 3 × 5 15, लगभग 115 के आसपास आएगा। और ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो होगा आपका नन ऑफ दीज। क्लियर है बात? नन ऑफ दीज विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में बोर्ड मास का रूल आपको फॉलो करना है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबसे लास्ट में आपको सब्सट्रैक्शन फॉलो करना है। क्लियर है? तो इस सवाल का जो ऑप्शन दिया गया था उसमें से मैच नहीं कर रहा है तो हमने नन ऑफ दीज आपको करा दिया था। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो लगभग 115 के आसपास आने वाला है। क्लियर है बात? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और देखेंगे अगला सवाल क्या है। चलिए, माध्यिका से एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको पर डे की सीरीज में रख रहे हैं। ठीक है, चलिए, दिए गए आंकड़े की माध्यिका बताइए। ठीक है, माध्यिका के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पे आज बता दूंगा। ठीक है, जिससे माध्यिका का सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, माध्यिका में 2 केस होते हैं। सबसे पहले आप नंबर को जो गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे कि नंबर है कितने। तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी है? 10। सबसे पहले नंबर को बढ़ते क्रम में लिख लेना। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो सबसे पहले आएगा आपका 1, उसके बाद क्या दिख रहा है सबसे छोटा? 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर दिख रहा है 9, 9 के बाद दिख रहा है मुझे 11, फिर 12, फिर 13 और फिर 14। क्लियर है? गिन लीजिए 4 2 6 2 8 और यहाँ पे 10 है ना। 1 2 3 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 9 हो गया, उसके बाद आ गया आपका 11 12 और 13 और 14, 6 2 8 2 10। क्लियर है? 10 हो गया। अब यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है? 10, और 10 होता है एक सम संख्या। क्लियर है? अगर पदों की संख्या सम होगी तो जो माध्यिका का फार्मूला होता है वो आप लिखिए। माध्यिका होगी n/2वां पद, यानी n/2 का टर्म लेना है और इधर n/2 + 1 ये वाला पद लेना है आपको और उसको इसके बाद पूरे को 2 से आपको डिवाइड कर देना है। क्लियर है? यदि पदों की संख्या सम है तो माध्यिका जो होगी वो n/2वां पद + n/2 + 1वां पद बटा 2 हो जाएगी। क्लियर है? और n की वैल्यू मैंने कितनी निकाल के रखी है? 10। तो 10/2 करूंगा तो 10 का आधा हो जाएगा 5, यानी यहाँ पर क्या लेना है मुझे? 5वां पद प्लस यहाँ पे 10/2 करूंगा तो 5 और 5 में 1 जोड़ूंगा तो 6ठा पद। क्लियर है? 6वां पद और बटा क्या कर देना है? 2। अब जब हमने इसको अरेंज किया है तो 5वें स्थान पर कौन आया है? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर आया है 7। इसी तरह 6ठे स्थान पर कौन आया है? 9। और दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा तो 16 का आधा कितना होता है भाई? 8। और आपकी माध्यिका निकल के आ जाएगी 8। क्लियर है बात? पदों की संख्या यदि सम होगी तो माध्यिका का फार्मूला n/2वां पद + n/2 + 1वां पद बटा 2। ठीक, यहीं पर अगर पदों की संख्या विषम होती, अगर यह आपका विषम आ जाए तो माध्यिका क्या होती है? तो माध्यिका छोटी सी होगी, n + 1 बटा 2वां पद। क्लियर है? बस इतना कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट हो जाएगा आपका। अगर पदों की संख्या सम होगी तो n/2वां पद + n/2 + 1वां पद बटा 2 कर देंगे और यहाँ से मुझे n की वैल्यू आई है 10, तो 10 का आधा मतलब 5वां पद + 6ठा पद बटा 2। 5वां पद है 7, 6ठा पद है 9 और जोड़ के आधा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 8। क्लियर है बात?
इतनी ही बात माध्यिका में होती है, बाकी और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। टाइम एंड वर्क जरूर देखने को मिलेगा आपको परीक्षा में। चलिए ए और बी एक काम को 6 और 12 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? अगेन 5 सेकंड का सवाल है, 5 सेकंड का सवाल है, फटाफट से करेंगे। ए कर रहा था 6 दिन में, बी कर रहा था 12 दिन में, तो कह रहा है अगर दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिनों में करेंगे? आसान सवाल है। ए 6 दिन में, बी 12 दिन में, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 12। जो एलसीएम आता है ये होता है टोटल वर्क, यानी इतना काम हमको करना है। 6 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 2 काम, 12 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 1 काम। अब अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 1 दिन में 3 काम, और पूछ रहा है मिलकर करेंगे तो समय कितना लगेगा? काम 12 करना है, मिलकर करेंगे 3 काम, तो जो दिन लगने वाले हैं वो 4 दिन लगने वाले हैं, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? हलवा सवाल है, अगर ये सवाल आपको फंस जाता है एग्जाम में तो आपकी किस्मत अच्छी है, फटाफट से 5 सेकंड में उत्तर निकाल देंगे। क्लियर है? आसान सा सवाल था। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए ये सवाल अच्छा है, टाइम एंड वर्क का ही है, लेकिन अच्छा सवाल है। ए बी से 3 गुना दक्ष है, यानी ए की कैपेसिटी बी से 3 गुना ज्यादा है। ए काम को पूरा करने में बी से 24 दिन कम लेता है, तो बताइए ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? क्लियर है? ऑफलाइन बैचेस में मैंने बहुत अच्छे से आपको इफिशियंसी के बारे में जानकारी दी, ठीक है। आइए इसको देखेंगे कैसे कर सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल, ए बी से 3 गुना ज्यादा दक्ष है, बी से 3 गुना ज्यादा दक्ष है, मतलब सवाल का बेस है ए। बी, अगर बी की कैपेसिटी 1 है तो ये इससे 3 गुना ज्यादा दक्ष है, यानी इसकी क्षमता हो जाएगी 3। क्लियर है बात? ये किसकी बात है भाई? क्षमता की। ये किसकी बात है? इफिशियंसी की। अब आपको पता होना चाहिए जिसकी क्षमता ज्यादा होती है वो काम को समाप्त होने में कम समय लेता है। क्लियर है? यानी जल्दी समाप्त कर देगा, या ऐसे बोलिए काम को समाप्त करने में कम समय लेगा। तो यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि क्षमता जो होती है वो टाइम का उल्टा होती है। अगर ये 3:1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1:3। क्लियर है? जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो काम को समाप्त होने में ज्यादा कम समय लेगा। क्लियर है? क्षमता ज्यादा तो समय कम, और क्षमता कम तो समय ज्यादा। ठीक है? यानी अगर ए को 1 यूनिट का समय लग रहा था तो बी को 3 यूनिट का समय लग रहा था। क्लियर है बात? ये यहाँ से कितने दिन कम ले रहा है? तो आप बोलोगे 2 यूनिट कम ले रहा है, और प्रश्न में आपको दिया गया है कि 24 दिन कम लेता है। क्लियर है? तो 2 यूनिट की वैल्यू 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 12। यहाँ से रियल वैल्यू निकालेंगे, 1 बराबर 12 आ जाएगा, तो 3 बराबर 12 3 36 आ जाएगा। क्लियर है बात? यानी रियल वैल्यू निकल के आ गई टाइम की। अब ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी 36 दिन में कर रहा है, तो मिलकर करने में कितना आसान हो जाएगा? 12 3 36, और 36 से करना 36 मिलकर करेंगे तो 1 दिन में 4 काम। पूछ रहा है समय कितना लगेगा, तो 36 काम करने में 4, अगर 1 दिन में 4 काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा भाई? 9 दिन में काम आपका समाप्त हो जाएगा। ये इसका बेस्ट अप्रोच है। अगर आपको इफिशियंसी के बारे में जानकारी है तो आप इस सवाल को ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड में उड़ा दोगे। क्लियर है बात? क्षमता समय का उल्टा होता है। क्षमता 3:1 के अनुपात में, तो समय 1:3 के अनुपात है। यानी यहाँ पे अगर इसको 1 यूनिट का टाइम तो इसको 3 यूनिट का टाइम। ये इससे कितना कम ले रहा है? तो आप बोलोगे 2 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग 2 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। यहाँ से रियल वैल्यू निकल के आई, 1 बराबर 12 3 बराबर 36। मिलकर करने वाला तो आपको आता ही, इधर 36 आ गया टोटल वर्क। ये 3 ये 1 मिलकर करेंगे तो 1 दिन में 4 काम, तो 36 काम करने में कितना समय लग जाएगा भाई? 9 दिन का समय लग जाएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है आइए देखते हैं। चल, स्पीड टाइम डिस्टेंस। आपके काफी मैसेजेस थे इस चैप्टर को लेकर के कि इसमें हमको प्रॉब्लम है, तो इस तरह के सवालों को भी हमने रखा हुआ है। क्लियर है? जैसे जैसे आप कमेंट करते जाएंगे, जिस भी चैप्टर में आपको समस्या है आप केवल कमेंट करते जाइए, उस चैप्टर को ही हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पे रख करके और इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। देखिए, करण 2 मिनट में 90 मीटर चलता है तो 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? क्लियर है? चलिए देखिए, 2 मिनट में कितना जा रहा है भाई? 90 मीटर जा रहा है। 2 मिनट में 90 मीटर जा रहा है, तो कह रहा है कि कितना जाएगा 5 मिनट में।
अब देखिए आसान है ये तो, 2 मिनट में कितना जा रहा था 90 मीटर। तो यहाँ आप चाहे तो चाल की तरफ भी जा सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे ही देख लीजिए 1 मिनट में कितना जाएगा भाई 45 मीटर। जाना कितना है 5 मिनट में। अगर 1 मिनट में 45 मीटर जाओगे तो 5 मिनट में कितना जाओगे, तो आप कहोगे 225 मीटर जाएंगे, क्योंकि आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है बात, सवाल में कुछ था ही नहीं। 2 मिनट में 90 मीटर तो 1 मिनट में 45 मीटर, तो 5 मिनट में 225 मीटर। क्लियर है। आप चाहे तो चाल भी निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय करके आप निकाल सकते हैं मीटर में वैल्यू, ठीक है, तो वहां से भी वही वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। क्लियर है। चलिए अगर आप देखें, अगर उससे जाए तो आप चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, 2 मिनट का मतलब है कितने सेकंड भाई 120 सेकंड। क्लियर है, तो ये आ गया आपकी चाल, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में। अब कह रहा है 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो चाल बराबर फिर से दूरी बटा समय, चाल है 90 बटा 120 ही, ठीक है, दूरी निकालनी है, समय कितना दिया है 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब कितने सेकंड 5 गुणा 60, 60 का डबल 2 से जाएगा 45 बार, और 45 पंचे भी कितना होगा 225 ही आएगा। क्लियर है। चाहे इस मेथड से जाइए चाहे इस मेथड से जल्दी पहुंच जाइए, दोनों बात बराबर है। क्लियर है। बस जरूरत ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए, ठीक। आसान वो है, परीक्षा में वो करना है, बाकी अगर ये नहीं आएगा तो ये तो इसका बेसिक मेथड है, इससे तो जा ही सकते हैं। क्लियर है। चलिए आसान सवाल था ये भी, पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए 12, 15 और 45 का महत्तम समापवर्त बताना है, HCF बताना है। क्लियर है। HCF आसान है, 12 के फैक्टर कर दीजिए आप। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 12। क्लियर है। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5, और 45 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5। क्लियर है। HCF बताना है। HCF का सीधा सीधा मतलब है फैक्टर करने के बाद हमें देख लेना है ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में दिख रहा है, वही हमारा HCF। तो आप देखिए यहाँ पे 2 तो है, लेकिन क्या इन दोनों में कहीं 2 दिख रहा है, नहीं, सब में जो कॉमन होगा वही HCF है। तो आप बोलोगे ये वाला जो 3 है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी इस सवाल का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। अगेन 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं देने हैं। 3 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से क्या हो रहा है, जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, और वही HCF होता है। फटाफट से फैक्टर करेंगे, देख लेंगे क्या कॉमन पार्ट दिख रहा है, और वही आपका HCF होता है। ठीक है, आसान है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। इसी तरह के सवाल आपको SSC GD के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए और एक्यूरेसी 100% की होनी चाहिए, सवाल गलत ना होने पाए और सवाल जल्दी हल होने चाहिए। ठीक है। चलिए ये बेहतरीन सवाल है। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% का प्रॉफिट प्राप्त करता है, तो छूट की दर कितनी। क्लियर है। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और छूट में मैंने संबंध बताया, सारी वीडियोस में मैंने इस तरह के सवाल लिए हैं, आज फिर से बता रहा हूं। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और छूट में ये डायरेक्ट संबंध होता है, ये आप बिल्कुल रटे रहेंगे। ठीक है, इससे सवाल 99% चांस है आने का, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखा जाएगा। तो अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और छूट में जो डायरेक्ट संबंध होता है ये आपको पता होना चाहिए। MP/CP बराबर 100 + P/100 - T। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। चलिए वस्तु का जो मूल्य है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यानी अगर मैं मान लेता हूं क्रय मूल्य 100 है तो इसको 20% बढ़ाकर अंकित करेगा, यानी कितना अंकित करेगा 100। आप चाहे तो 1000 मान लेंगे तो 1000 का 20% 1200 आ जाएगा। अगर आप इसको 10 मानेंगे तो इसका 20% 2 आ जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन 100 बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि 100 से चीजें डायरेक्ट हम घटा बढ़ा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको 100 मान लिया। ठीक है, ये 100 है तो ये 20% ज्यादा अंकित करेगा, यानी 120 करेगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है 8%, तो 100 में 8 जोड़ दीजिए तो 108, और बताना है कि छूट कितना दिया है, तो डी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसी को हल कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा 0 0 खत्म, 12 से कटेगा 9 बार, 12 9 108, 10 को 9 से गुणा तिरछा करेंगे 90, 90 बराबर 100 - D, और 100 में से 90 घटेगा तो निकल के आ जाएगी वैल्यू 10%, जो कि आपको बी ऑप्शन में दी गई है। ठीक है, बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर। बस जरूरत है तो इस फार्मूले को दिमाग में सेट करना है। क्लियर। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और छूट में डायरेक्ट संबंध होता है, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर 100 + लाभ बटा 100 - डिस्काउंट।
ये प्रॉफिट और ये डिस्काउंट दोनों हमेशा परसेंटेज में होते हैं, ये वैल्यू आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है एवरेज से। चलिए फटाफट से बताएंगे। 10 अवलोकनों का माध्य 17 है, एक और अवलोकन को शामिल कर लिया जाता है तो माध्य 16 हो जाता है। तो जो अवलोकन आपने शामिल किया गया है ना, जो 11वां अवलोकन है, उसका नंबर आपको बताना है। क्लियर है बात? चलिए औसत के केस में एक चीज याद रखिएगा हमेशा, औसत का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल। क्लियर? संख्या गुणा औसत बराबर होता है कुल योग। देखिए नंबर कितने थे पहले 10 और इनका माध्य यानी औसत कितना दिया गया है 17। माध्य और औसत दोनों एक ही चीज है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो 10 गुणा 17 करूंगा तो टोटल कितना निकल के आएगा? आप बोलेंगे 170 निकल के आएगा। क्लियर है बात? कह रहा है एक और अवलोकन को शामिल कर लिया जाता है, पहले 10 थे, एक और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। क्या हो जाता है? माध्य 16 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका टोटल निकालिए तो 16 एक अन्नम 16 के 6 हासिल 1 और 16 एक अन्नम 16, 16 एक 17। क्लियर है? अब आ गया आपका, पहले टोटल 170 था, अब 176 आ गया। कितना बढ़ा? 6। ये 6 क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक नंबर बढ़ा दिया। ठीक है, ये नंबर इधर एक बढ़ा तो उधर टोटल कितना बढ़ा? 6। तो वही पूछ रहा है कि जो नंबर बढ़ा है वो कितना है, तो जितना बढ़ा है उतना है, 6 बढ़ा है, यानी 11वां अवलोकन कितना है आपका? 6, और 6 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? इससे आसान तरीका और संभव नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके को आप फॉलो करेंगे और परीक्षा में अपना समय बचाएंगे। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या है। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? ठीक है, मेंसुरेशन प्लस परसेंटेज का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक, अब आयत का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, कई बार हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बोलोगे लंबाई गुणा चौड़ाई। एक बार लंबाई में परिवर्तन, एक बार चौड़ाई में परिवर्तन, यानी टोटल कितनी बार परसेंटेज चेंज होगा? 2 बार। क्लियर है? इसके लिए बेस्ट मेथड फ्रैक्शन मेथड मैंने बताया आपको। लंबाई में 5% की वृद्धि, 5% का मतलब होता है 1/20। वृद्धि हुई है तो यानी पहले अगर लंबाई 20 रही होगी तो 1 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा भाई? 21। क्लियर है? चौड़ाई में 10% की कमी है, 10% का मतलब कितना होता है? तो 10/100 यानी 1/10, यानी पहले चौड़ाई अगर 10 थी तो 1 कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है बात? गुणा कर देंगे फटाफट, 20 गुणा 10 कितना होता है? 200, और 21 और 9 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 189। क्लियर? यानी क्षेत्रफल पहले अगर 200 था तो अभी कितना हो गया? 189। कमी कितने की आई? 11 की। परसेंटेज में बताना है तो नंबर ऊपर नीचे क्या रखेंगे? पुराना एरिया है 200 और गुणा कर देंगे 100, 0 0 खत्म, और 11 का आधा कितना होता है? 5.5%। यहाँ से पता चल रहा है कि क्षेत्रफल में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो हम बोलेंगे 5.5% की कमी, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? गलती से भी 5.5% की वृद्धि मत कर दीजिएगा। ठीक है, कमी हो रही है जो कि मुझे यहाँ से दिख रहा है। क्षेत्रफल पहले 200 था, अभी 189 हो गया है, यानी क्षेत्रफल में कमी आई है, और कमी आई कितनी है? 5.5%। क्लियर है? फ्रैक्शन पार्ट इसका बेस्ट मेथड है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में ले जाएंगे। बस फार्मूला पता होना चाहिए जिससे ये पता चल जाएगा कितनी बार परसेंटेज चेंज करना है। क्लियर है? तो फार्मूले सारे रटे होने चाहिए। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल एवरेज का फिर से। एक्स और वाई की औसत मासिक आय 7020 रुपए, वाई और जेड की औसत मासिक आय 8050 रुपए, जबकि एक्स और जेड की औसत मासिक आय 70480 रुपए। ये जीरो आप काट दीजिए, केवल 7480 रुपए है। तो एक्स की मासिक आय आपको बतानी है। क्लियर है बात? आइए देखेंगे कैसे करना है इसको, बेस्ट मेथड। अब आपको बताया मैंने अभी, ये तरीका एवरेज में हमेशा याद रखिए, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल। क्लियर है बात? एक्स और वाई की औसत आयु है, मतलब औसत मासिक आय। दो लोग हैं नंबर में। एक सेकंड रुकिए, चलिए देखिए नंबर में कौन है? एक्स और वाई। इसका औसत कितना होगा? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो x प्लस वाई बटा 2 उधर ले जाएंगे तो हम लोग नंबर को एवरेज से गुणा करेंगे। नंबर है 2, इनका एवरेज कितना दिया है? 7020।
तो जो x प्लस वाई का टोटल आएगा वो गुणा करने पे आएगा 14,040। इस तरह y प्लस जेड को आप डायरेक्ट गुणा करेंगे, दो से ही गुणा करना है क्योंकि दो रोग हैं और इनका औसत मासिक आय कितना है 8,050। तो जब इसको गुणा करूंगा तो 2 से तो 16,100 रुपए। इसी तरह z प्लस एक्स का कितना दिया है 7,480। फिर से दो लोग हैं तो 2 से गुणा करूंगा 7480 का डबल करेंगे आप तो 2 से गुणा करेंगे 0, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 1 9 और 2 सते 14। क्लियर बात। हमेशा याद रखिए जब भी दो को मिला करके वैल्यू आएगी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स या ए बी बी सी सी ए या पी क्यू क्यू आर आर एस इस फॉर्म में आएगा तो हमेशा आपको बोथ साइड जोड़ देना है। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो आप 2 कॉमन निकल के आएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, इधर जोड़ेंगे तो आप 0, इधर आएगा आपका 6 4 10 के 0 हासिल 1। क्लियर है बात। यहाँ आएगा 9 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1, इधर आएगा 6 4 10 1 11 4 15 के 5 हासिल 1 और इधर आएगा 3 1 4 45,100। 2 से इसको काट देंगे आप तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी 2 दूना 4 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10 और ये 0 22,550। तीनों का योगफल कितना आ गया 22,550। मुझे वैल्यू चाहिए x की वैल्यू चाहिए तो y प्लस जेड यहाँ से हटाना पड़ेगा तो x प्लस यहाँ से देखिए y प्लस जेड की वैल्यू मुझे गिवन है 16,100 रुपए और 16,100 रुपए यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 22,550। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला पार्ट यहाँ से इधर जाएगा तो घट जाएगा, घटाएंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 5 में से 1 गया 4 और 12 में 6 गया 6 6400। क्लियर है बात। 6400 रुपए। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको जोड़िए आप, जोड़ने में कहीं समस्या 7 का डबल 14 और ये 40। ये पार्ट आ गया 0, ये वाला आ गया 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 10 1 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5 6 5 11 4 15 के 5 हासिल 1 और 3 1 4। क्लियर। 2 से काटिए 2 दूना 4 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10 और ये 0 22,550। यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू घटानी है 16,100 रुपए और घटा देंगे तो 0 0 5 में से 1 गया 4 12 में से 6 गया 6। क्लियर है। 6400 आ रहा है 6400, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, x प्लस वाई का डबल यानी 7,020 का डबल 14,040, 8,050 का डबल 16,100 और 7,080 का डबल करेंगे तो 2 से 0 0 2 अठे 16 के 6 हासिल 1 2 चौको 8 1 9 2 सते 14। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। 2 बार जोड़ेंगे सबको 2 2 बार है। यहाँ पे एक बार इसको फिर से जोड़ लीजिए आप 14,040 16,100 और 14,960। क्लियर है। 0 6 4 10 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1 4 1 5 6 5 11 4 15 के 5 हासिल 1 और 3 1 4। बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है और ये आएगा 22,550। यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है। y प्लस जेड घटाएंगे तो यानी 16,100 रुपए घटाना पड़ेगा तो 0 0 5 में से 1 गया 6400 बिल्कुल सही जवाब दिख रहा है। 6400 यहाँ दिख नहीं रहा तो आप यहाँ पे 6400 बना लीजिए। क्लियर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मिसप्रिंट हो जाएगा, टाइप करने में गड़बड़ी हुई। ठीक है, तो इसका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6400 रुपए। x की मासिक आय पूछा था तो x की मासिक आय कितनी हो जाएगी 6400। क्लियर है। एवरेज का कॉन्सेप्ट याद रखिए, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल। क्लियर है, उसी कॉन्सेप्ट से ये सारे सवाल आपके हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए हो गया होगा, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए प्रॉफिट लॉस का सवाल, अच्छा सवाल है ये। इस तरह के सवालों की भी प्रैक्टिस करके जाइए क्योंकि ये सवाल अगर आपको प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा तो ये सब सवाल आपको फंसाएंगे परीक्षा में। चलिए, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 6.25% की छूट देने के बाद 600 में बेचा जाता है। यदि छूट की अनुमति नहीं दी जाती है तो 28% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना। क्लियर है। 6.25%, फ्रैक्शन वैल्यू बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए। 6 सही 2/5 का मतलब है 6 सही 1/4% और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई 1/16 होती है। क्लियर। इसको जब आप भिन्न में बदलेंगे तो 1/16। इसके छूट दे रहे हैं यानी छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलती है तो 16 रुपए अंकित मूल्य है तो 1 रुपए छूट मिल रहा है। क्लियर है बात। 16 रुपए अंकित मूल्य है तो 1 रुपए की छूट पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे हमारे अकॉर्डिंग 15 में बेचेंगे। क्लियर। लेकिन यहाँ पे कितने में बेच रहा है 600 में बेच रहा है तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है 600 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40।
तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 गुणा 40 यानी 16 चौको 64,640 रुपए। यहाँ तक बात क्लियर। 6 सही 1/4%, 1/16, 16 की चीज 1 रुपए की छूट यानी 15 में, 15 बराबर दिया है आपको 600, तो 1 बराबर 40, तो 16 बराबर 640। क्लियर है यहाँ तक। ये तो तब हुआ कहानी जब हमने छूट दी है। अब आगे कह रहा है यदि कोई छूट की अनुमति नहीं दी जाती है, अगर आप छूट नहीं देंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जितना अंकित मूल्य है उतने में ही बेचेंगे, यानी जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस बन जाएगा। मार्क प्राइस है कितना 640, अगर छूट नहीं देंगे तो 28% का लाभ होता है। अब 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 4 सत्ते 28, 4 25 में 100, यानी अगर 25 रुपए क्रय मूल्य है तो 7 रुपए का प्रॉफिट में बेचेंगे तो 32 में बेचेंगे। क्लियर है। लेकिन अब हमने छूट नहीं दी है, इसका मतलब है हम जितने अंकित मूल्य है उतने में ही बेचेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ अंकित मूल्य है 640, जबकि यहाँ रेशियो फॉर्म में आया है 32, तो 32 की वैल्यू है 640, तो 1 की वैल्यू कितनी है 20, और 25 की वैल्यू करनी है, क्रय मूल्य निकालना है, तो 25 का डबल कितना हो जाएगा भाई, एक सेकंड, 32 का डबल 64 और 20, 25 का 20 गुना कितना हो जाएगा 500, तो क्रय मूल्य आपका कितना निकल के आ जाएगा 500 रुपीज। क्लियर। अगर आपको फ्रैक्शन बिल्कुल दिमाग में सेट है तो ये सब सवालों के लिए बिना फार्मूले के ही आप जल्द से जल्द आप उत्तर इसका निकाल पाएंगे। क्लियर। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16, यानी 16 रुपए पर अगर 1 रुपए की छूट देंगे तो 15 में बेचेंगे। यहाँ कितने में बेच रहा था 600 में, तो 1 यूनिट आ गया 40, तो 16 यूनिट आ गया 640 रुपए। क्लियर। आगे कह रहा है यदि कोई छूट ना दी जाए, कोई छूट ना देने का सीधा सीधा मतलब है कि जितना अंकित मूल्य है उतने में ही अब बेचेंगे, क्योंकि छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है। अगर हम छूट नहीं देंगे तो जितना अंकित मूल्य है उतने पर ही बेचेंगे, तो उस केस में जो आपका मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 640 में अगर बेच रहा हूं तो 28% का लाभ हो रहा है। 28% का मतलब 7/25, 25 में खरीदेंगे तो 32 में बेचेंगे, 32 बराबर 640, तो 1 बराबर 20, तो 25 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 500 रुपए निकल के आएगी। क्लियर है। आई होप मजा आया होगा आपको इस सवाल में। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल स्पीड टाइम डिस्टेंस का। एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे है तो इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। हलवा सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, मीटर में जाना है तो मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, मीटर मतलब छोटा, छोटी वाली वैल्यू ऊपर, बड़ी वाली नीचे। 18 पंचे 90, तो 5 गुणा 5 मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड का सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगेन टाइम एंड वर्क का सवाल, लेकिन बहुत ही आसान। एक व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में करता है तो 4 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या है, यानी M1 D1 बराबर M2 D2। क्लियर है बात। एक व्यक्ति कितने दिन 16 दिन, तो 4 व्यक्ति कितने दिन, कुछ नहीं करना है, 4 चौक 16, तो कितने दिन लगेंगे भाई 4 दिन लगेंगे, और 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल भी परीक्षा में जरूर रहेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो फटाफट 5-5 सेकंड में सबको निपटाते हुए और बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। क्लियर है बात। चलिए ये सवाल है बढ़िया। ठीक है, इस तरह के सवाल भी परीक्षा में दिखेंगे तो वो आपको अच्छा खासा परेशान करने वाले हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। क्लियर है बात। फार्मूला बेस्ड सवाल है, फार्मूला याद है तो ठीक, नहीं तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। चलिए शंकु का वक्र पृष्ठ, परीक्षा में जाने से पहले सारे फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। क्लियर है बात। पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर है आपका रेडियस, और एल क्या है स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब तिरछी ऊंचाई निकलेगी कैसे ये बात है यहाँ पे। आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना होता है भाई, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है बात। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसकी वैल्यू दी गई है 1232। क्लियर है बात। अब देखिए 1/3 पाई की वैल्यू रखिए फटाफट 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मुझे, और आपको ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दी गई है 24, तो 24 रख दीजिए, और यहाँ 1232। क्लियर है। 3 से काट दीजिए 24 को 8 बार, 22 से काटिए, 22 पंचे 110, 22 छक्का 132 हो जाएगा, तो 22 पंचे 110, और यहाँ बचेगा 13 और 32, 22 छक्का 132, 8 सत्ते होता है 56, 7 गुणा 7 आएगा उधर तो 49 हो जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू मैं निकाल लूंगा कितना 7। क्लियर है बात।
आर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमको रेडियस चाहिए, ठीक। तो रेडियस आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आयतन की सहायता से आपको रेडियस तक पहुंचना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए, अब आर आ गया है तो मुझे यल चाहिए। अब मुझे तिरछी ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध पता होना चाहिए, ठीक। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एल निकाल पाएंगे। क्लियर है? आर एच तो आपको 24 दिया गया है, तो 24 का स्क्वायर, आर मैंने अभी निकाला 7, तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 625। तो एल स्क्वायर अगर 625 है तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25। क्लियर है? एल भी हमको चाहिए क्योंकि वहां पाई आर एल हमको रखना है। क्लियर? चलिए पाई का मान रख दीजिए 22/7, रेडियस मैंने निकाली है 7, एल का मान मैंने निकाला है 25। बस हल कर देंगे, 7 से 7 खत्म, 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 50 में 5 जोड़ देंगे तो 550, और 550 आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकल कर आएगा वो आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? सारे फार्मूले आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, तभी एक की हेल्प से दूसरा जो अननोन नंबर है वो निकल कर आएगा। क्लियर है? यहाँ पे वक्रपृष्ठ चाहिए था तो आर भी नहीं था हमारे पास और एल भी नहीं था। आर कैसे निकाला मैंने? आयतन की सहायता से, वॉल्यूम की हेल्प से, ठीक। आर निकल के आया 7, जब आर आ गया तो एच मुझे पता था, तो उसकी सहायता से मैंने निकाली स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, एल की वैल्यू, और एल की वैल्यू आ गई 25। बाकी फार्मूले में रख देंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? सारे फार्मूले आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। क्लियर है बात? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और बढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगेन मेंसुरेशन का सवाल, जबरदस्त सवाल। चलिए अगर 25 आउट ऑफ 25 करने हैं तो आपको मेहनत करके जाना पड़ेगा परीक्षा में, ठीक है। आप 18 से 20 तक तो पहुंच पाएंगे, लेकिन जो लास्ट के 5 सवाल बचेंगे है ना, जो मेंसुरेशन के या प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ा देगा तो उन सब सवालों को भी फटाफट से करना है, तो उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। चलिए 7 मीटर चौड़ा एक पथ पर एक वृत्ताकार पार्क के इर्द गिर्द चलता है, मतलब चारों तरफ चल रहा है, तो त्रिज्या 8 मीटर है, तो पथ का क्षेत्रफल बताना। चलिए एक पार्क है, एक जो है 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। देखिए एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस आपको गिवन है 8। क्लियर है? इसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है इस टाइप का, ठीक है, और वो 7 मीटर चौड़ा है, मतलब ये कितना है? 7 मीटर, ठीक, ये 7 है। तो अगर ये 8 है और ये 7 है तो ये पूरा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 हो जाएगा। हो जाएगा भाई, ये इतना 7 है और इतना 8 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब आपको इसी का क्षेत्रफल बताना है, ये शेडेड पोर्शन का आपको एरिया बताना है। इस पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? अगर बड़े वाले सर्कल से ये छोटा वाला सर्कल का एरिया घटा दिया जाए तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अगर मैं इस बड़े वाले वृत्त की बात करूं, ये वाला वृत्त, तो इसकी रेडियस कितनी है? 15, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आप कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आ गया आपका बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर? पाई गुणा 15 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यहां से घटाएंगे तो इस छोटे वाले वृत्त का जो रेडियस है वो कितना है? 8, तो घटा देंगे पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू रेडियस है 8, 8 का स्क्वायर घटा देंगे तो ये जो आएगा वो आएगा आपका ये शेडेड पोर्शन का एरिया। क्लियर है? निकल के आ जाएगा। हल कर दीजिए, केवल उत्तर आ जाएगा आपका पाई, कॉमन ले लीजिए, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, घटा दीजिए पाई इंटू 5 में से 4 गया 1 और 22 में से 6 गया 16, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 161। हल कर दीजिए, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 23 दूना 46 के 6 हासिल 4, 23 दूना 46 और 46 4 50, 506। क्लियर है बात? 506, 506 ऑप्शन में नहीं है। 5 में से 4 गया 1, 22 में से 6 गया 16, 7 से काटिए, 7 दूना 14 और 7 तिया 21। क्लियर है? 22 तिया 66 के 6 हासिल 6, 22 दूना 44, 44 6 50, 506 आपका ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए 7 मीटर चौड़ा एक पथ वृत्ताकार पार्क के इर्द गिर्द चलता है जिसकी त्रिज्या 8 मीटर है, तो पथ का क्षेत्रफल बताना है। चलिए 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 161। पाई की वैल्यू 22/7, 7 दूना 14 और 2 बचेगा 21, 7 तिया 21, 22 तिया 66 के 6 हासिल 6 और 22 दूना 44 6 50, 506 होना चाहिए। ठीक है,
चलिए 506 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है तो आप इसको 506 बना लीजिए, ठीक है। कोई ऑप्शन आपको 506 बना लेना है और ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जितना चौड़ा रास्ता है उसका अगर आपको एरिया निकालना है तो जो बड़ा वाला सर्कल है उससे छोटे वाले सर्कल का एरिया आप घटा देंगे तो आपको बड़े वाले और रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्लियर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चलिए आज के अंतिम सवाल की तरफ, एक सवाल और बचा होगा उस पर बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है, परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, इसको काट दीजिए। आयत का विकर्ण 17 है, परिमाप 46 है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए आयत के केस में आपको ये बातें पता होना चाहिए कि जो आयत का प्रत्येक अंतःकोण है वो 90 डिग्री होता है। तो तुरंत अगर विकर्ण की बात किया है तो तुरंत आपके दिमाग में पाइथागोरस चलना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि ये वाला जो समकोण त्रिभुज है ये पाइथागोरस रूल को फॉलो करेगा और इसका विकर्ण डायगोनल दिया है आपको 17। अगर इस समकोण त्रिभुज की बात करूं तो इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होगा क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है। अब आपको फिर ट्रिपलेट की वही बात आ जाएगी, ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 17 के बारे में आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि 17 क्या फॉलो करता है। तो 17 वाला ट्रिपलेट आपको याद रखना है, 8, 15 और 17 ये ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक। दोनों की वैल्यू जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगी, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो 5 सेकंड और लगने वाला है, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर ये 17 है तो यानी इसका लंबाई और चौड़ाई कितना है? 8 और 15 है। क्लियर है? आपको बताना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और 8 को 15 से गुणा कर दूंगा तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 120, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? ट्रिपलेट का नॉलेज है तो जल्दी लगा पाएंगे। अगर ट्रिपलेट का नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको एक्स वाई मानना पड़ेगा, और एक्स वाई मानेंगे तो आपका कम से कम 2 मिनट जाने वाला है यहाँ पे। क्लियर? तो इस पूरे टाइम को बचाना है और ट्रिपलेट की तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज आ जाए, आयत आ जाए, इन सब में ट्रिपलेट का यूज होगा, ठीक है। अगर कर्ण की बात कर दिया है, विकर्ण की बात कर दिया है तो। क्लियर है बात? चलिए बढ़ेंगे आज के अंतिम सवाल की तरफ। चलिए सीआई का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, फटाफट से जवाब देंगे। 10,000 की राशि 2 वर्षों में 11,664 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? चलिए बिना फार्मूले के सॉल्व करेंगे, ठीक है, आसानी से इसको। अब आपको मैंने बताया है कि सीआई के केस में 2 वर्ष में 3 बार मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? 2 वर्ष में कितनी बार? 3 बार। अब देखिए क्या रहा है, अगर आप 10,000 रुपए जमा करेंगे तो पैसा 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 11,664। जो जमा करते हैं वो मूलधन होता है, जो निकलता है वो मिश्रधन होता है। मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे तो सीआई मिल जाता है, और सीआई यहाँ पे कितना दिख रहा है भाई? 1664 रुपए। क्लियर? 1664 रुपए को मुझे 3 बार में बांटना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए देखिए, क्योंकि 2 वर्ष में कितनी बार सीआई मिलता है? 3 बार, तो 3 बार में इसको सेट करना है सीआई को। अगर मैं यहाँ पे सेट कर दूं 800 और यहाँ पे 800 और यहाँ पर कर दूं 64, तो 800 800 1600 और 64 जोड़ दूंगा तो पूरा आ जाएगा आपका 1664। ये दोनों वैल्यू हमेशा बराबर होती है क्योंकि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो एसआई भी होती है, ठीक है। और पूरा जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है? सीआई। अब केवल आपको इतना देख लेना है 800 का कितना परसेंट 64 होता है, और वही आपका जवाब है। 800 का 8% 64 होता है, आपको दिख रहा है सीधे सीधे, ठीक है। या मैं मान ले रहा हूँ 800 का 8% है 64, तो 800 गुणा आर बटा 100, और ये कितने के बराबर है? 64 के बराबर। तो ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रखी जाती है ये इसी का परसेंट होता है कि किस रेट से हमको ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो यही वैल्यू होती है, तो मैंने इसको मान लिया है आर परसेंट है। 800 का आर परसेंट 64 है, तो 8 अठाई कितना हो जाएगा? 64। तो यहाँ से रेट कितना निकल के आया? 8% निकल के आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से, कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए। 2 वर्ष में 3 बार सीआई मिलता है, 3 वर्ष में 7 बार मिलता है, ठीक है। अगर ये आपके दिमाग में सेट है तो ये सारी चीजें आपसे बिना फार्मूले के हो जाएंगी। क्लियर है? आई होप ये आपको मजा आया होगा इसमें, ठीक है। चलिए एक सवाल और दिख रहा है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। चलिए, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6, 15 और 10 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन बताना है, ठीक है। घनाभ का आयतन होता क्या है? जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का वो होता है लेंथ
ब्रेड्थ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। लेकिन यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दी गई हमको, हमें फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। देखिए फलकों का पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब है कि पहला फलक आपका लंबाई चौड़ाई के गुणनफल से बनता है, दूसरा वाला चौड़ाई ऊंचाई के गुणनफल से बनता है, और तीसरा वाला ऊंचाई और लंबाई के गुणनफल से बनता है, ठीक। तो इस बात को आप याद रखेंगे। यानी जो पहला 6 वाली वैल्यू दी गई है वो लंबाई गुणा चौड़ाई की है, दूसरा वाला चौड़ाई गुणा ऊंचाई की है, और तीसरा वाला ऊंचाई और लंबाई की है। LB, BH और HL की वैल्यू आपको दी गई है 10, ठीक। अब अगर हम थोड़ा सा नंबर पे गौर करें तो ये 6 है, ये 15 है, 10 है, तो आप इसको सीधे छोटे छोटे नंबर है तो देख सकते हैं आप कि L की वैल्यू 3 होगी, B की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 3 दूना 6, और यहाँ पर 1 सेकंड रुकिए, देखिए यहाँ पे वैल्यू आपको एज्यूम करनी है, दो नंबर को गुणा करने पे यहाँ 6 आना चाहिए। तो अगर लंबाई को 2 ले लिया जाए और चौड़ाई को 3 ले लिया जाए तभी यहाँ 2 3 6 आएगा। अगर यहाँ 3 और 2 लेंगे तो यहाँ 15 नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 में गुणा करने पे 15 नहीं बनेगा। तो इसको 3 ले लेंगे तो यहाँ से आपको ऊंचाई कितनी मिल जाएगी, 5। अब आप चाहे जो वैल्यू रख देंगे सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए 2 3 6, यहाँ 3 और 5 रखूंगा, 3 5 15, और यहाँ 5 और 2 रखूंगा तो 5 2 10, ठीक। यानी लंबाई हमारी 2 है, चौड़ाई 3 है और ऊंचाई कितनी है, 5। वहां रख के केवल गुणा कर देना है, आयतन निकल के आ जाएगा। तो 5 3 15 और 15 2 30 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। अगर आप ये वैल्यू एज्यूम नहीं कर पाएंगे और इसको निकालने बैठेंगे तो आपका समय वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। छोटे छोटे नंबर है, तुरंत एज्यूम करके वैल्यू को वहां पुट कर देना और आपको उत्तर आपका मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये रहा हमारा आज का 25 सवाल। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कितने सवाल आपने सही किए, कितना टाइम लगा आपको, अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है, अभी कहां पर आपको समस्या आ रही है, वो सब आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्लियर है। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में एक नई सीरीज के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।